चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5, ठीक है, वंशागत एवं विविधता। तो उसमें आज हम लोग टॉपिक का चर्चा करेंगे वंशागत रोग या आनुवांशिक विकृतियां। इसी को बोला जाता है वंशागत रोग या आनुवांशिक विकृतियां, ठीक है। कायिक गुणसूत्र में उत्परिवर्तनजन्य आनुवांशिक विकृतियां जिसको कहा जाता है। तो ये क्या होती है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वंशागत रोग। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग को पता चल गया कि जेनेटिक जो डिसीजेस हैं, है ना, जो जेनेटिक रोग हैं, तो उनके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और यहाँ पर वही चीजें लिखा गया है, आनुवांशिक विकृतियां जो क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती रहती है, वो क्रम क्या होती है, जेनेटिकली जो है डिसीज होती है। और वो डिसीज कौन कौन सी हो सकती है, तो आज हम इनकी जो है डिसीजेज के एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो फिनाइल क्यूटे, यहाँ पर देखो फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, है ना, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया ये क्या है, ये जो है डिसीज है। क्या है, डिसीज, रोग है। और ये जो रोग होते हैं और किस टाइप के जो रोग होते हैं इसके बारे में देखें, तो ये जो रोग होते हैं वो कैसे होते हैं, इसे फिनाइल एनीमिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिनाइल एलानिमिया, फिनाइल एलानिमिया भी कहा जाता है। और यह रोग कायिक गुणसूत्र में अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। प्रभावी उत्परिवर्तन मतलब समझ पा रहे हैं यहाँ पर क्या बात बोल रही हैं कि अप्रभावी उत्परिवर्तन कहने का मतलब जो मैंने पढ़ाया है रेसेसिव डोमिनेंट, जिसको मैंने पढ़ाया ना रेसेसिव डोमिनेंट, आप लोग पिछले वीडियो देखेंगे तो रेसेसिव मतलब प्रभावी और अप्रभावी दोनों के बारे में मैंने बताया। तो आज हम देख रहे हैं कि अप्रभावी उत्परिवर्तन मतलब अप्रभावी मतलब रेसेसिव जो म्यूटेशन है ना, उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब जीन में कहीं ना कहीं जो हमारे XY जो क्या है क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम है, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस मिलती है। तो वो चेंजेस क्या कहलाते हैं, आपका उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, याद रखिएगा उसको, है ना। तो क्या होती है इसमें कि ऐसे जो रोग होते हैं, कैसे रोग, ये फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया ऐसे जो रोग होते हैं गुणसूत्र में अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। किस कारण होते हैं, अप्रभावी उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के कारण। किसके कारण, म्यूटेशन के कारण, है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं रेसेसिव म्यूटेशन यहाँ पर हो रही है और जिस कारण से यह रोग हो रही, कौन सा रोग, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया रोग, है ना। प्रभावित व्यक्ति जो रहती है, इसे प्रभावित व्यक्ति फिनाइल एलानिन हाइड्रो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरेज नामक एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता है। जो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उसमें फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्यूटिलेज नामक एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता है और इस एंजाइम के कारण फिनाइल एलेनाइन नामक अमीनो अम्ल और टेरासिन नामक अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। तो ये याद रखना, इसे जो ग्रसित जो व्यक्ति होती है उसमें क्या होती है, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया जिस व्यक्ति को हुआ रहता है तो उसमें क्या होती है, जो एंजाइम है सिक्रेशन नहीं होता है, एंजाइम का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, तो क्या होती है उसमें मानसिक प्रेशर होती है और जो मानसिक तनाव के कारण जो है कौन सी बीमारी हो जाती है, मानसिक रोग हो जाती है। जिस व्यक्ति को फिनाइल क्यूटोन्यूरिया होते हैं वो क्या होती है, मानसिक रोगी होता है ना। तो इस प्रकार के जो रोग होते हैं उसमें क्या होती है, मानसिक तनाव, मानसिक विकृतियां या अपंग हो जाते हैं। तो ये किस कारण होते हैं, क्योंकि उसके जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, उसमें अप्रभावी परिवर्तन के कारण होता है। दूसरा की हम बात करें, यहाँ पर दूसरा देखें तो दूसरा क्या है, एल्केप्टोन्यूरिया। क्या है, एल्केप्टोन्यूरिया। तो इसको भी याद रखना है आप लोग को, पूरा जो डिसीज है उसका नाम याद रखना है और नाम के साथ साथ कौन सा एंजाइम सिक्रीशन नहीं हो रहा है और कौन सा एंजाइम सिक्रीशन नहीं होने के कारण उनके कौन सा क्रोमोसोम में परिवर्तन हो रहा है, कौन सा म्यूटेशन हो रहा है, इसको आप लोग को याद रखना है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी अप्रभावी यानी कि कौन सा अप्रभावी रिसेसिव डोमिनेंट, यहाँ पर क्या करें म्यूटेशन हो रहा है, उत्परिवर्तन हो रहा है, इस कारण ये मानसिक रोग से ग्रसित हो रहा है, अपंग हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं या ये क्या है दूसरा, आप लोग देखें एल्केप्टोन्यूरिया। तो एल्केप्टोन्यूरिया जो होती है यह रोग भी कायिक जीन में, किसमें, कायिक जीन में अप्रभावी म्यूटेशन के कारण, ये भी रिसेसिव म्यूटेशन के कारण हो रही हैं और इसके फलस्वरूप ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी या नहीं होने के कारण यह रोग होती है। किसके कारण, ऑक्सीडेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम कौन से कारण, ऑक्सीडेज एंजाइम। तो ये ऑक्सीडेज एंजाइम यदि जिस व्यक्ति में नहीं पाई जाती है या फिर उनका सिक्रीशन नहीं होता है या फिर एंजाइम जो शरीर है वो नहीं बना पाती, तो ये जो रोग है एल्केप्टोन्यूरिया वो रोग से ग्रसित हो जाते हैं, है ना। तो क्या होती है इसके फलस्वरूप ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी हो जाती है या फिर नहीं बन पाती है, तो शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊतकों यानी कि टिश्यू में कौन से होमोजेनेसिस अम्ल का स्तर बढ़ता जाता है। किसका, होमोजेनेसिस का अम्ल जो होती है यानी कि एसिड होती है, इनका जो स्तर है बढ़ता जाता है और यह रोग हो जाता है। कौन सा रोग, एल्केप्टोन्यूरिस, है ना। अब तीसरा देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है क्योंकि ये जो है अपने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो रोग होती है वो सिकल सेल एनीमिया होती है। तो इसमें क्या होती है, सिकल सेल एनीमिया जो होती है एक नॉर्मल पर्सन है, जैसे कि मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, मेरे जो आरबीसीज है ना, दो प्रकार के यहाँ पर आरबीसी, जो आरबीसीज है हीमोग्लोबिन है, वो क्या है, हमारी हीमोग्लोबिन का जो साइज रहता है वो क्या होती है, गोल साइज का रहता है। क्या रहता है, गोल साइज का रहता है। एक नॉर्मल व्यक्ति के हीमोग्लोबिन लेंगे तो उनकी साइज की हम बात करेंगे तो राउंड शेप में होता है ना, राउंड शेप में रहता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया एक नॉर्मल पर्सन है और दूसरा सिकल सेल एनीमिया पर्सन के साथ क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है या फिर उनके साथ विवाह हो जाती है। तो जो आपस में क्रॉसिंग होता है वो क्या, उसका जो ब्लड रहता है वो ब्लड कुछ इस प्रकार से हाशिया टाइप की जो आकार होती है उनकी शेप होती है, इस कारण इसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। और ये जो मैच होती हैं तो ये जो है इनमें जो आरबीसीज है वो क्या होती है, हाशियाकार होती है और इस प्रकार दोनों में क्या होती है, ये रोग जो है जेनेटिकली ट्रांसमिटेड जो डिसीज है, तो ट्रांसमिटेड डिसीज के अंतर्गत आते हैं सिकल सेल एनीमिया। आप लोग को पूछ सकते हैं ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी इसमें से, तो ट्रांसमिटेड मतलब फैलने वाली जो बीमारी होती है वो सिकल सेल एनीमिया जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है फैल जाती है। तो ऐसे जो रोग होते हैं वो प्रभावी व्यक्ति मतलब डोमिनेंट जो कैरेक्टर के जो व्यक्ति है, लाल रक्त कणिका गोल ना होकर हाशियाकार हो जाती है और इस स्थिति में असामान्य प्रकार की हीमोग्लोबिन यानी कि एस के बनने से होती है। और यदि सिकल सेल निर्मित करने वाले जो जीन होते हैं होमोजाइगस अवस्था में हो जाता है तो व्यक्ति परिपक्व से पहले ही मर जाते हैं और हेटेरोजाइगस व्यक्ति एनीमिया के लक्षण से पीड़ित होकर वाहक के रूप में मतलब ट्रांसमिटेड के रूप में सामान्य जीवन व्यतीत करता है। तो ये सबको पता है। अब नेक्स्ट देखते हैं थैलेसीमिया। क्या देखेंगे, थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया क्या होती है, यहाँ पर जो होती है यह कुली नामक वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम वर्णित किया गया है, इसलिए इसे कुलीज एनीमिया भी कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है थैलेसीमिया जो रोग है उसको क्या नाम से जाना जाता है, कुलीज एनीमिया। कुलीज एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है नाम सभी को स्पष्ट। कुलीज एनीमिया क्या है, तो थैलेसीमिया जो रोग है उसी को बोला जाता है और इस रोग में ग्रसित व्यक्ति के जीन में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन हो जाता है जिसके कारण उनका जो जीन है अल्फा बीटा पॉलीपेप्टाइड्स का संश्लेषण नहीं कर पाता है। जब अल्फा बीटा पॉलीपेप्टाइड्स का संश्लेषण ही नहीं कर पाएगा तो ऐसी स्थिति में जो रोगी हैं उनकी जो अस्थि मज्जा में उपस्थित रक्त बनने वाली कोशिकाएं प्रभावित हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य अल्फा बीटा जो हमारी रक्त है वो क्या होती है, जब इनमें इनके शरीर में ही नहीं बन पाएगी तो जो उनके शरीर में यदि वो ब्लड नहीं बन पाएगी तो कहाँ पर इफेक्ट होगा, उनकी अस्थि मतलब जो हड्डी है ना, जो हड्डी है वो कमजोर होना चालू हो जाएंगी। तो थैलेसीमिया रोग जो होती है ब्लड से इंक्लूडेड है क्योंकि ये म्यूटेशन के कारण होती है। ठीक है, अब पांचवा देखें गौचर्स रोग।
गाउचर्स रोग यहाँ पर क्या होती है, गाउचर्स रोग जो होती है, ऐसे रोग से प्रभावित व्यक्ति ग्लूकोसेरेब्रिसिडीज नामक एंजाइम, तो ये जो बहुत सारे एंजाइम हैं उनका नाम भी याद रखना है, क्योंकि उस रोग में जो है एंजाइम का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे एंजाइम का संश्लेषण करने वाले जो जीन होते हैं उत्परिवर्तित हो जाते हैं, क्या होते हैं, म्यूटेशन हो जाते हैं। वहां पे म्यूटेशन हो रहा है मतलब एंजाइम का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो जाती है, वसी अम्लों का विखंडन हो जाता है, और न होने के कारण वसी अम्ल जो है रक्त में बढ़ने लग जाती है, और इस प्रकार के जो रोगी होते हैं हाथ पैर अस्थियां भी अपेक्षाकृत बड़े हो जाते हैं। तो ये गाउचर्स जो रोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिसके जो है ये जो एंजाइम का सिक्रेशन नहीं कर पाते, म्यूटेशन होते हैं, तो उसमें बहुत सारी बीमारियां कैसे हो जाती हैं, उसकी जो है हड्डियां कहीं पर का जो हाथ पैर का जो हड्डियां हैं वो अचानक से एक लंबाई में ग्रोथ हो जाती है, तो ग्रोथ हो जाने के कारण मतलब इतनी सी हड्डी यदि रहनी चाहिए तो लंबी हो जाती है, तो इस प्रकार के रोग जो है गाउचर्स रोग को देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट हम बात करें एल्बिनिज्म, तो एल्बिनिज्म जो रोग होते हैं वो टायरोसिनेज नामक एंजाइम का संश्लेषण, क्या, टायरोसिनेज नामक एंजाइम के संश्लेषण से संबंधित जिनके कारण होती है, और इस रोग के कारण जो रोगी व्यक्ति होते हैं टायरोसिनेज एंजाइम संश्लेषण ही नहीं कर पाते हैं, तब इसमें क्या होती है, मेलानिन वर्णक निर्माण नहीं होती। जब ये मेलानिन वर्णक ही नहीं बनेगा तो मेलानिन वर्णक नहीं बनने से क्या हो जाता है, आपके जो आईज है वो काम नहीं करेगी। साफ साफ है, मेलानिन वर्णक जो होती है हमारे नेत्र से संबंधित होती है, जब मेलानिन वर्णक ही काम नहीं कर पा रहे हैं तो एल्बिनिज्म मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपको जो है अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, और ऐसे रोग जो होते हैं उसके जो जेनेटिकली होते हैं, और जेनेटिक मतलब जो है उसकी जो फेस का कलर है वो पिंक हो जाएगा, पिंक हो जाए एकदम, जो है किसी व्यक्ति को आप लोग देखे ही होंगे, जनरली मिल जाते हैं एक दो केसेस में, तो उनकी जो फेस रहते हैं वो एकदम पिंकली हो जाते हैं ना, एकदम वाइट नहीं रहते, पिंक हो जाते हैं। उनके जो आईज है उसमें मेलानिन वर्णक मतलब उसको धुंधला धुंधला दिखाई देना चालू हो जाता है, तो ये जो वर्णक है जेनेटिकली होता है, ठीक है। अब बाल, त्वचा, आंखों की जो है आइरिस मेलानिन की कमी के कारण श्वेत दिखते हैं, ठीक है ना। टे-सेक्स रोग देखें तो टे-सेक्स रोग क्या होती है, यहाँ पर जो है वारेन टे नामक सर्वप्रथम वर्णित किया गया है, कौन, इस रोग को वारेन टे 1881 द्वारा सर्वप्रथम वर्णित किया गया है, लेकिन इसका विस्तृत विवरण बेनार्क सैक के द्वारा दिया गया। इस रोग में ग्रसित व्यक्ति हेक्सोमिनाडेज नामक एंजाइम का संश्लेषण यानी कि जिंक जो विरूपित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ए एवं बी, ए तथा बी दो रूपों में होने की स्थिति यानी कि बी के न होने के परिलक्षित होती है। तो यह जो रोग होती है वह शैशवावस्था में दिखाई देती है। किस अवस्था में, शैशवावस्था मतलब बाल्यावस्था के बाद जो रहती है, शिशु की जो अवस्था रहती है उसको बोलते हैं शैशवावस्था, और इस अवस्था में जो है मृत्यु 3 से 4 वर्षों की जीवन अवधि में हो जाती है। जिस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति रहती है यानी कि टे-सेक्स रोग जो ग्रसित व्यक्ति रहते हैं उसमें जो म्यूटेशन या हार्मोन सिक्रीशन नहीं होता है, उनका 3 से 4 वर्ष में ही डेथ हो जाती है। तो ये जो है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होते हैं, जेनेटिकली होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 8वां अल्जाइमर्स रोग। क्या, अल्जाइमर्स रोग देखें तो इसमें क्या होती है, अल्जाइमर्स रोग जो होते हैं कुछ मनुष्यों में एक विशिष्ट प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर शो होती है जिसमें जो रोग के कारण संवेदनाशील बन जाता है। ऐसी स्थिति में मानसिक यानी कि मस्तिष्क में एमाइलाइज प्रोटीन के संग्रहण के कारण होती है। किसके कारण, एमाइलोज प्रोटीन होती है, एमाइलोडोज जो प्रोटीन होती है उनका संग्रह के कारण यानी कि इकट्ठे होने के कारण हो जाती है, और इस क्रिया के दौरान तंत्रिका कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। जब हम तंत्रिका ही जो तंत्रिका तंत्र है वो हमारी
मेमोरी पावर है ना, किसी भी हम संवेदनाएं हैं, जैसे कि हम किसी को देख स्पर्श कर सकते हैं, ये हमारी क्या है, संवेदनाएं हैं। स्पर्श करना, महसूस करना, ये हमारी संवेदनाएं हैं। तो जब हमारी तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाएगी तो फिर आप सोच सकते हैं कि उनमें कोई संवेदना ही नहीं, वो कुछ इस चीज़ का एहसास नहीं कर पाएंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अल्जाइमर्स रोग से ग्रसित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इस रोग में, प्रारंभ याददाश्त धीरे धीरे खोने से सामान्य दिनचर्या के कारण, जैसे कि खाना प्लेट में है ना, जैसे कि खाना प्लेट से मुंह तक ले जाने और चम्मच पकड़ना, बटन लगाना इत्यादि कार्यों को नहीं कर पाने से होती है और आगे चलकर व्यक्ति याददाश्त पूर्णतः समाप्त हो जाती है। तो याददाश्त में जो प्रॉब्लम्स जो होती है वो अल्जाइमर रोग के कारण होती है। तो आप सभी को आज के टॉपिक्स में आप लोग को याद रखना है कि कौन कौन सा एंजाइम का सिक्रीशन किस रोग में नहीं हो पा रहा है और वो क्यों नहीं हो पा रहा है और किस रोग से प्रभावित है और कौन से डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, उसमें कौन सा म्यूटेशन हो रहा है, इसको इसमें याद रखना है। आप लोग को क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हैं कि आप लोग को सिकल सेल एनीमिया को स्पष्ट कीजिए, ये भी आ सकते हैं, एक एक टॉपिक से पूछ सकते हैं ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति और एक जो है इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के जो आरबीसीज हैं उनकी जो सेल में उनमें चेंजेस हो जाती है ना। तो इस प्रकार से इन सारी रोगों को आप लोग को हार्मोन्स और एंजाइम्स इसमें ध्यान देना है और सारे जो डिसीजेस हैं वो कौन सा ट्रांसमिटेड है, कौन सा नहीं है, कौन सा जेनेटिक है, इसको भी याद रखना है। और 8 डिसीज के बारे में मैंने आज बताया, तो सभी को याद रखना ही चाहिए।